हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इम्पल्स और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर टाइम। किसी टाइम पे लगने वाले फोर्स के इफेक्ट को बोलते हैं इम्पल्स। ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर टाइम। किसी टाइम पे लगने वाले फोर्स के इफेक्ट को इम्पल्स कहते हैं और मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे जे से भी करते हैं। आई इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम। और जहां पे ये जो फोर्स होता है ये होता है इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स। तो इधर से अगर हम इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा आई अपॉन टी। इसका मतलब जितना ज्यादा टाइम होगा उतना कम इम्पल्सिव फोर्स होगा, जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा इम्पल्सिव फोर्स होगा। टाइम इंक्रीजेस, इम्पल्सिव फोर्स डिक्रीजेस। इम्पल्सिव फोर्स डिक्रीजेस। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो इम्पल्सिव फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं इम्पल्स के कि वी फॉल। पहला इसका है कि वाइल कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल अ प्लेयर लोअर्स हिज हैंड। एक बॉल को कैच करने में जो क्रिकेटर होता है वो अपने हाथ को पीछे करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब वो अपने हाथ को पीछे करेगा तो बॉल को ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसका फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। ऐसी जो गाड़ी होती है उनमें स्प्रिंग सिस्टम होता है उसके शॉक को रोकने के लिए। तो वहां पे क्या होगा, स्प्रिंग में क्या होता है, टाइम ज्यादा हो जाता है जिसके कारण फोर्स कम हो जाता है। ऐसे ही कोई कूद रहा है तो अगर फर्श में कूद रहा है तो उसको ज्यादा लगेगी और मिट्टी में अगर वो कूद रहा है तो उसको कम लगेगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी से क्या होता है, वो टाइम इंक्रीज हो जाता है। जब वो कूदता है तो वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा जिसके कारण क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। इम्पल्स में हमने क्या करना है, फोर्स को अगर हमने कम करना है, इम्पल्सिव फोर्स को कम करना है तो टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा। तभी कैच करते टाइम हम अपने हाथों को पीछे लेके जाते ताकि वो जो फोर्स है उसका इफेक्ट कम हो जाए टाइम इंक्रीज होने के कारण। तो ये है हमारा इम्पल्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो उसके ऑपोजिट एक रिएक्शन होगा। हम किसी में भी अगर एक्शन कर रहे हैं तो वो हम पे रिएक्शन करेगी। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के लिए उतना ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो एक्शन और रिएक्शन, जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस always acts on two different bodies। दो अलग अलग बॉडीज पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक में एक्शन हो रहा है फिर रिएक्शन हो रहा है तो वो दोनों कैंसिल क्यों नहीं हो जाते हैं? वो दोनों कैंसिल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। तो इसको एक डायग्राम से देखते हैं। माना एक ये बॉडी है, इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी रखी है।
तो ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, तो ये बॉडी इस पे एक फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन 1/2। इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है F12, फोर्स ऑन 1/2। और उसी टाइम में क्या करेगी, ये बॉडी जो 1 बॉडी है वो 2 पे फोर्स लगाएगी, तो इस बॉडी पे फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 2/1। तो F12 लग रहा है 1 बॉडी पे, F21 लग रहा है दूसरी बॉडी पे। तो ये जो दो फोर्सेस लगेंगे, एक्शन और रिएक्शन, इसमें हम किसी को भी एक्शन ले सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन ले सकते हैं। तो हम जो कर रहे हैं, हम मानते हैं कि हम एक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए जो दूसरी बॉडी हम पे करेगी उसको हम रिएक्शन बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो F12 होगा वो इक्वल होगा F21 के, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम होती है कि अगर हॉर्स और कार्ट जो है एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगा रहे हैं, इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, तो फिर कैसे जो है हॉर्स कार्ट को खींचता है, घोड़ा अपनी गाड़ी को कैसे खींचता है। तो इसका एक क्वेश्चन आता है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। और जो थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है, जो आदमी होता है वो थर्ड लॉ से ही चलता है। वो क्या करता है, अपने पैरों से क्या करता है, अर्थ को पुश करता है पीछे को। तो उसी टाइम में क्या करती है, अर्थ उसको आगे को पुश करती है, तो जिसके कारण क्या होता है, आदमी चलता है। तो आदमी थर्ड लॉ के कारण चलता है। तो ये भी अभी यूज होगा कि हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम कैसे उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें है कि अगर एक्शन और रिएक्शन दो इक्वल फोर्सेस होते हैं, तो जो है घोड़ा अपनी गाड़ी को कैसे खींचता है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे। तो माना एक घोड़ा है, ये उसकी टांग है और ये उसकी पूंछ है। तो इस घोड़े से क्या हो रहा है, एक पीछे से गाड़ी लगी हुई है, ये गाड़ी लगी हुई है। अब हमें बताना है कि अब ये कहता है कि ये इस पे एक्शन करेगा, घोड़ा गाड़ी पे एक्शन करेगा और गाड़ी घोड़े पे रिएक्शन करेगी। तो ये जो दो एक्शन और रिएक्शन जो दो फोर्सेस हैं ये इक्वल हैं, ये इस पे एक्शन करेगा, वो उतना ही उस पे रिएक्शन करेगा। तो ये दोनों जब फोर्सेस इक्वल हैं तो फिर कैसे घोड़ा अपनी गाड़ी को खींच सकता है, हमें ये बताना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है जब उस पे लगने वाला नेट फोर्स कुछ हो, किसी डायरेक्शन में हो, तब वो बॉडी मूव करेगी। तो अब अगर हमने घोड़े को चलाना है तो हम देखेंगे कि घोड़े पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। हमें गाड़ी को चलाना है तो हम देखेंगे गाड़ी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। जब हम गाड़ी को चलाएंगे तो हम सिर्फ गाड़ी के फोर्स देखेंगे कि गाड़ी पे कितने फोर्स लग रहे हैं। गाड़ी किसी दूसरे पे फोर्स लगा रही वो नहीं देखना है। हमने गाड़ी चलानी है तो मतलब गाड़ी पे फोर्सेस की वैल्यू देखनी होगी। अगर घोड़े को चलाना है तो हमने सिर्फ घोड़े पे फोर्स की वैल्यू देखनी होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस पे अब ये कार्ट है तो इसको सी से रिप्रेजेंट करता हूं। इस पे लगने वाले फोर्सेस में मैं सी लगाऊंगा और ये हॉर्स है तो इस पे लगने वाले फोर्सेस पे एच लगाएंगे। तो अब क्या होगा, इन दोनों में दो कॉमन फोर्सेस हैं जो कि क्या है, इसका जो वेट है दोनों का। तो इस पे जो वेट है ये हो गया डब्ल्यू सी, ये नीचे की डायरेक्शन में है। तो इसी टाइम में क्या होता है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऊपर की डायरेक्शन में, जिसके कारण ये बैलेंस रहता है। तो इसका जो रिएक्शन लग रहा है आर सी, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो जो इस कार्ड पे जो दो फोर्स लग रहे हैं डब्ल्यू सी इक्वल्स टू ये होगा आर सी का, मतलब इस डायरेक्शन में ऊपर और नीचे डायरेक्शन में इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसे ही यहां पे भी क्या लगेगा, इस पे एक वेट लगेगा नीचे। यहां पे क्या होगा, इस पे एक वेट लगेगा नीचे डब्ल्यू एच। अब क्या होता है, अब देखो घोड़े पे कितना कौन सा वेट लग रहा है। जब घोड़ा अर्थ को पुश करता है पीछे को, ये ऐसे पुश कर रहा है तो क्या करेगा, अर्थ इसको घोड़े को आगे को धक्का देता है, जिसके कारण जैसे आदमी चल रहा है वैसे ही घोड़ा चल रहा है। घोड़ा क्या करता है, जमीन को धक्का देता है और जमीन क्या करती है, घोड़े को आगे को धक्का देता है, जिसके कारण क्या होता है, घोड़ा आगे को चलता है। तो इसमें क्या है, ये नीचे को एक फोर्स लगा रहा है एफ। तो उसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो मैं यहां पे उस फोर्स को बना देता हूं ताकि आसान हो जाए समझना। तो इस डायरेक्शन पे क्या लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ये क्या कर रहा है, जमीन पे एक्शन कर रहा है, यहां पे एक्शन कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है,
इस पे रिएक्शन हो रहा है, तो इस डायरेक्शन पे इस पे रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, घोड़ा आगे चल रहा है। तो अब हमने इस फोर्स को नहीं देखना है क्योंकि ये अर्थ पे लग रहा है, हमने किस फोर्स को देखना है, जो कि घोड़े पे लग रहा है। तो घोड़े पे एक तो उसका वेट लग रहा है WH और एक रिएक्शन लग रहा है अर्थ के कारण, ये हो गई इसकी डायरेक्शन WR। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम V लिख देते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम H लिख देते हैं। तो इस रिएक्शन के कारण, जो कि वो अर्थ पे लगा रहा है और अर्थ जो इस पे रिएक्शन लगा रही है, उसके कारण इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये वर्टिकली अपवर्ड है और जो इसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि घोड़ा ना नीचे जा रहा है ना ऊपर उड़ रहा है। इसका मतलब इस पे जो दो ऊपर नीचे जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल हैं। तो इससे क्या मिला हमें कि जो V है इस रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसके घोड़े के वेट के इक्वल है। तो ये WH हो गया, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस भी कैंसिल हो गए। अब घोड़े पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में H, जिसके कारण क्या हो रहा है, घोड़ा आगे को जा रहा है। ये वाला जो ऊपर वाला जो फोर्स था, जो वर्टिकल कंपोनेंट था इस रिएक्शन का, अब ये रिएक्शन हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब हम क्या लेंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल। अब ये फोर्स नहीं है, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है। तो इस रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो क्या हो गया, इसके वेट के कारण कैंसिल हो गया। तो इसका सिर्फ अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा। तो मतलब ये जो घोड़ा है, इस घोड़े पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, H लग रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रख रहा है इस रिएक्शन का, तो घोड़े पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो कि H है। अब घोड़ा इसी H फोर्स से इसको खींचेगा। तो मतलब ये इस ट्रॉली को कौन से फोर्स से खींच रहा है, H फोर्स से खींच रहा है। ठीक हो गया। अब ट्रॉली इसको कितने फोर्स से खींचेगी, अगर घोड़ा ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा है H, तो ट्रॉली भी घोड़े पे कितना फोर्स लगाएगी, H। तो इसमें दो फोर्सेस लगेंगे इक्वल। ये थर्ड लॉ कहता है कि ये जितने से खींचेगा तो उतना ही ये अपोज भी करेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में H फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में भी H फोर्स लगेगा। अब इसकी एक कंडीशन है। अब क्या होगा, जब ये घोड़ा, ये जो गाड़ी है ये आगे जाएगी तो इसके टायर ऐसे घूमेंगे, इसके टायर इस डायरेक्शन में घूमेंगे, तो इसके टायर्स में एक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि टायर है, जो टायर होता है वो, जैसे अगर ये गाड़ी आगे को जा रही है तो टायर ऐसे पीछे को घूमेगा, तो मतलब इस डायरेक्शन में इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो अब क्या कर रहा है, इस पे जो नेट फोर्स है वो है H माइनस H। जो अब कार्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अब हमने घोड़े का तो फोर्स बना दिया कि हॉर्स पे सिर्फ H फोर्स लग रहा है। ठीक है, घोड़े पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ H फोर्स लग रहा है। अब हमने देखना है कि गाड़ी पे कितना, कार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमने कार्ट को चलाना है। तो हम देखेंगे कि कार्ट पे नेट फोर्स क्या है। अगर कार्ट पे कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा तो कार्ट नहीं चलेगा, अगर कार्ट पे नेट फोर्स लगेगा तो कार्ट चलेगा। तो अब हमने कार्ट पे देखना है। तो कार्ट पे इस डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, H फोर्स लग रहा है, और ये H जो है वो घोड़े पे लग रहा है इस डायरेक्शन पे। तो घोड़े को हमने नहीं देखना, अब हमने कार्ट को देखना है। तो कार्ट पे जो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो H लग रहा है, और वो क्या होगा, फ्रिक्शन को इस, अब फ्रिक्शन क्या कर रहा है, एक गाड़ी का आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, तो ये आगे की डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि टायर पीछे लग रहे हैं। तो अब अगर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका अपोज करेगा, मतलब इस गाड़ी को आगे जाने के लिए अपोज करेगा उसका फ्रिक्शनल फोर्स। इस गाड़ी को आगे जाने के लिए कौन अपोज कर रहा है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये गाड़ी को टायर ना लेके मैं ले लेता हूं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऐसे लग रहा है पीछे, मतलब इसके ऑपोजिट है। तो अगर ये इस पे जो कार्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो H माइनस F है। अब अगर कंडीशन होती है कि फ्रिक्शनल फोर्स छोटा हो इस कार्ट पे लगने वाले फोर्स के, इस फोर्स पे क्या लग रहा है, H, इस पे कौन सा कार्ट पे फोर्स लग रहा है, H। अगर ये H जो फोर्स है ये इस फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है तो गाड़ी चलेगी, अगर ये इसमें क्या होगा, गाड़ी चलेगी। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा है हॉरिजॉन्टल फोर्स से, मतलब ये जो कार्ट पे फोर्स लग रहा है या इक्वल है, तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इस पे क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि हमने गाड़ी को चलाना है। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो ये H फोर्स लग रहा है ये बड़ा है। तो क्या होता है, इस केस में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस कार्ट पे, इस डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो बड़ा है उसके फ्रिक्शनल फोर्स से। इसके कारण क्या होता है, हॉर्स जो है कार्ट को
खींचता है। तो ये हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम है। इसमें हमने क्या करने पड़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने होते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है उस बॉडी को फ्री कर दो, सिर्फ उसी पे लगने वाले फोर्स को देखो, बाकी कोई फोर्स नहीं देखना है। तो इसमें डायरेक्शन पे जो फोर्स लगा रहा था, एच लगा रहा था, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अब ये एच ऐसे लग रहा है, तो मतलब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एच लग रहा है। तो हमने सिर्फ ये इस डायरेक्शन पे लगने वाले एच फोर्स को लेना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले एच फोर्स को नहीं लेना है, क्योंकि वो घोड़ा पे लग रहा है। हमने देखना है कि इस डायरेक्शन में, हॉर्स की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, वो है ये वाला एच। तो इस एच को लिया, और ये एच अगर फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है तो जो हॉर्स है वो कार्ट को आगे खींचता है। तो इस तरीके से हम हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो चीज थी कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर टाइम, किसी टाइम पे लगने वाले फोर्स के इफेक्ट को, इसको हम धक्का भी कह सकते हैं कि टाइम जितना छोटा होगा इम्पल्सिव फोर्स उतना बड़ा होगा। तो किसी को ज्यादा हमने अगर फोर्स लगाना है, उसको ज्यादा धक्का देना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, कम टाइम के लिए उस पर फोर्स लगाना है, तो इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। इसी के कारण हम क्या करते हैं, जब कैच करते हो तो हाथ को पीछे को करते हैं, जिससे टाइम इंक्रीज हो जाए और इम्पल्सिव फोर्स डिक्रीज हो जाए। और थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर एक बॉडी दूसरे पे एक्शन कर रही है तो दूसरी बॉडी उतना ही उस पर रिएक्शन भी करेगी। और ये जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेज होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं करते क्योंकि ये दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। अगर हम कहीं पे किसी बॉडी को कैंसिल कर रहे हैं फोर्सेस को, इसका मतलब देखो, जैसे हमने इस बॉडी पे फोर्स को कहा कि इसका जो वेट है उसके नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमने इस वेट से इसको कैंसिल नहीं करा क्योंकि ये दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक ही बॉडी पे लगने वाले दो फोर्स को कैंसिल करते हैं, इसलिए एक्शन और रिएक्शन जो है दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। वैसे ही हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है, ये इस पे एक्शन कर रहा है तो ये इस पे रिएक्शन कर रहा है, और ये दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, इसलिए जो है हॉर्स कार्ट को पुश करता है, उसको आगे को खींच सकता है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को पढ़ते हैं।